हेलो एवरीवन। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में देखते हैं। पहले तो मैं इसका स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज करती हूँ। ओके फाइन। चैप्टर नेम इज सॉल्यूशंस। Physical chemistry chapter, very important chapter. It contains lot of reasoning question, conceptual questions, numericals, भर भर के numericals. ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल्स रहेंगे ही। एक दूसरे को आप न्यूमेरिकल्स सोचते ही देखने लग जाते हो, बट चैप्टर बहुत अच्छा है। फिजिकल केमिस्ट्री के 3 ही तो चैप्टर हैं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में सोल्यूशन होता क्या है? तो सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब हो गया जब दो क्वांटिटी, होमोजेनियस मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। लाइक अगर सॉल्ट और पानी को मिक्स किया, बाद में मिक्स करने के बाद क्या कहीं सॉल्ट ज्यादा सॉल्ट कहीं कम ऐसे लगता है? नहीं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। तो दिस इज होमोजेनियस मिक्सचर। नाउ सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट रहेंगे और सॉल्यूट सॉल्वेंट पे बहुत सारा कुछ हम लोग का फैक्टर्स आने वाला है। अब इस चैप्टर में सॉल्यूशन अगर मैं बना रही हूं तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ता है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज रिलेटेड टू क्लास 11। अब 11 बोलते ही बहुत दुख लग जाता है, 11 बोलते ही पुराने दर्द बाहर आ जाते हैं, मोलालिटी मोलालिटी दिमाग में आ जाता है। छोड़ दो, उतने दुख को हम लोग नहीं छेड़े तो ही अच्छा है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फर्स्ट टॉपिक रहेगा। उससे रिलेटेड क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दो सोल्यूशन बना रही हूँ, एक इधर और एक कप में दूसरा। एक में मैंने एक चुटकी भर नमक डाला है पानी में इतना में, और दूसरे में 2 चुटकी नमक डाली है, 2 यानी 0.2 ग्राम 0.1 ग्राम। दोनों एक सोल्यूशन बनाए। सोल्यूट इज माई, यहाँ सोल्यूट क्या था? सॉल्ट। व्हाट इज सॉल्वेंट? वाटर। अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन तो कुछ और है, तो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा। कितना कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन बना है, कितना कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज का वाटर है, कितना कॉन्सेंट्रेशन यूरिया सोल्यूशन है, हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड इट इज। तो सोल्यूशन जहां है वहां मोलारिटी मोलालिटी ये तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली बात है। तो इसको स्किप करके कोई है ही नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म फर्स्ट टॉपिक। देन वी विल डिस्कस सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी टॉपिक, सॉल्युबिलिटी टॉपिक पूरा एक फुल 1 डे लग जाएगा। सॉल्युबिलिटी टॉपिक में कौन कितना ज्यादा सोल्यूबल है, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है, तो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वेपर प्रेशर का, यानी राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का जब वेपर्स बनाएंगे तो कौन क्या वेपर्स बना रहा है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर है सीपी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही पूरा इस चैप्टर का जान है। इस चैप्टर में क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाए, कोई एक टॉपिक बताओ जहां से क्वेश्चन आने का श्योर पार्ट है, वो है सीपी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों में से एक क्वेश्चन, क्योंकि चारों का अलग अलग समझना, अंडरस्टैंडिंग, चारों का न्यूमेरिकल्स, चारों का अलग अलग हम लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग क्वेश्चन। और सीपी के बाद लास्ट है वेंट ऑफ फैक्टर, आई, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंट ऑफ फैक्टर्स। ये है मेन टॉपिक्स। अब इसके सब टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। क्लियर? तो आज हम लोग जो ट्राई करेंगे, हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म और सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट। सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ो। कॉन्सेंट्रेशन टर्म,
नाउ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी भी हो सकते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी हो सकते हैं. मुझे आज सॉल्युबिलिटी पढ़ाने में जो लगेगा मैं सबसे पहले वही डिस्कस करती हूँ वन बाय वन. तो मुझे आज लगेगा मोल फ्रैक्शन लगेगा या मोलालिटी लगेगा इस चैप्टर में सबसे ज्यादा. तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगी नंबर 1 मोल फ्रैक्शन क्या होता है. मोल फ्रैक्शन, ठीक है. मोल फ्रैक्शन, सपोज ये मेरा एक कंटेनर है. इस कंटेनर में 3 कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट. अब पूरा कंटेनर में ए के कुछ मोल्स हैं, बी के भी कुछ मोल्स हैं, सी के भी कुछ मोल्स हैं. तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या है पूरा कंटेनर में, बी का मोल फ्रैक्शन क्या है पूरा कंपोनेंट में, सी का मोल फ्रैक्शन क्या है, मतलब उसका कितना वेटेज है मोल फ्रैक्शन. तो अगर मोल फ्रैक्शन मुझे ए का निकालने दे तो फॉर्मूला कुछ और है, बी का मोल फ्रैक्शन निकालने दे कुछ और है, सी का निकालने दे तो कुछ और है. ऐसे सबका मोल फ्रैक्शन को मैं अगर ऐड करूं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, यू विल गेट, ये सबका एडिशन होता है 1. टोटल मोल फ्रैक्शन इन अ कंटेनर इन अ सॉल्यूशन इज 1. यानी अगर 2 कोई भी आ गया तीसरा कैसे निकलेगा, 1 से माइनस करके. अगर ए और बी आ गया तो सी कैसे आएगा, 1 माइनस. अगर ए और सी आ गया तो बी कैसे आएगा, 1 माइनस. अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, अगर ए का मोल फ्रैक्शन पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो जो मौजूद है सबके मोल्स को ऐड कर दो. तो कौन कौन के मोल्स प्रेजेंट है, ए के प्रेजेंट है, बी का प्रेजेंट है और सी का प्रेजेंट है. अगर बी का मोल फ्रैक्शन पूछे तो बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी का कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल ए के कितने हैं प्लस बी के कितने हैं प्लस सी के कितने हैं. अगर सी का मोल फ्रैक्शन पूछे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी का कितना है बाय ए का मोल, टोटल जितने जो जो है सबको ऐड कर दो जो जो प्रेजेंट है. अब बाबू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो आप लोग को अच्छे से याद है, वो बाई हार्ट हो जाता है और कुछ होता है या नहीं होता है. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, देखो अभी मैं बोलूंगी फटफट बोलोगे, गिवन मास बाय मोलर मास. तो अगर ए पूछा है तो ए का नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, गिवन मास ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए. एन क्या है, गिवन मास ऑफ ए बाय मोलर मास ऑफ ए, गिवन मास ऑफ बी बाय मोलर मास ऑफ बी. एन सी क्या होगा, गिवन मास ऑफ सी बाय मोलर मास ऑफ सी. एन बी क्या होगा, गिवन मास ऑफ बी बाय मोलर मास ऑफ बी. ठीक, और सबको मिला के टोटल आंसर क्या आएगा 1. ठीक है, और मोल फ्रैक्शन क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता. क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मास 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 ही तो है, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास मोलर मास. तो mass never depends upon temperature, so mole fraction also do not depend upon temperature. total mole fraction 1 होना चाहिए. और एक बात, मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है तो यूनिटलेस. नंबर 1, नंबर 2 यूनिटलेस. क्लियर. तो मोल फ्रैक्शन मुझे काम आएगा, वो एक मैंने लिखा है यूनिटलेस. और जो मुझे काम में लगेगा उसका नाम है मोलालिटी. क्या लगेगा, मोलालिटी. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलालिटी भर भर के है, मोलालिटी. तो मोलालिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मोलालिटी
मोलालिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम और स्मॉल एम? वेरी गुड, तो डिनोटेड बाय स्मॉल एम. Formula is molality is equals to number of moles of, किसके मोल्स होते हैं ऊपर? सल्यूट के मोल्स, बाई किसका मास? सॉल्वेंट का मास, किसमें? केजी में. वेरी गुड. बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास पकड़ना है नीचे, सॉल्यूशन का नहीं. किसमें? केजी में. भूल से भी ग्राम में मत पकड़ लेना, इन केजी. यानी मोलालिटी ऊपर, मोल्स नीचे, केजी. यूनिट क्या बन जाएगा फिर? तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? यूनिट बन जाएगा मेरा मोल पर केजी और मोलल स्मॉल एम. ठीक है. मोलल का बात जब छिड़ा है तो एक और बात, अगर कभी दिया हुआ है कि मेरे पास 2.5 मोलल सोल्यूशन है, 2.5 मोलल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मेरे पास ग्लूकोज का मैंने ग्लूकॉन डी बनाया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 2.5 मोलल. तो उसका मतलब क्या? 2.5 मोलल का मतलब क्या? वेरी गुड. इसका मतलब 2.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg सॉल्वेंट. इसका मतलब है, इसको मोल, इसका मतलब है, इट मीन्स 2.5 मोल्स किसका? ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज मेरा 2.5 मोल्स है इन कितना? 1 kg सॉल्वेंट. सॉल्वेंट जो भी हो, अगर वाटर में मिला है तो इट्स वाटर सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्वेंट. अब देखो, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, सोल्यूबिलिटी टॉपिक पे. सोल्यूबिलिटी टॉपिक, तो सोल्यूबिलिटी टॉपिक पे पढ़ना क्या है? सोल्यूबिलिटी. गिव हेडिंग सोल्यूबिलिटी. मैं अगर बोलूं कि ये इसमें सोल्यूबल है, सोल्यूबिलिटी या सोल्यूबल का मतलब क्या? अगर हम किसी को किसी में डिसॉल्व कर रहे हैं तभी वो फैक्टर आएगा, वर्ड आएगा सोल्यूबिलिटी. तो सोल्यूबिलिटी का मतलब द अमाउंट ऑफ सोल्यूट which is dissolved in the given amount of solvent at a specific temperature is called solubility. यानी ये जो solubility है ये काफी सारा फैक्टर पे डिपेंड करती है कि कितना डिसॉल्व करेगा, कितना कब डिसॉल्व नहीं करेगा. और सिर्फ सोल्यूबिलिटी हम लोग यहाँ पे दो चीज पढ़ेंगे, एक डिसॉल्व करेंगे सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा डिसॉल्व करेंगे गैस इन लिक्विड. तो कौन सा पढ़ेंगे? सॉलिड इन लिक्विड और एक गैस इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड का एक इजी एग्जांपल बोलो. जब सॉलिड, शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घोल दो, सॉलिड इन लिक्विड. गैस इन लिक्विड का एग्जांपल बोलो. गैस इन लिक्विड, यस, H2S गैस किस में पास कर रहे हो आप लोग? कोई सोल्यूशन में? या फिर सबसे इजी एग्जांपल एक्वाटिक लाइफ का, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. सब रिवर, पॉन्ड, लेक्स में क्या है? ऑक्सीजन है ना. कैसा ऑक्सीजन है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है. और एक तुम लोग की फेवरेट चीज जिसको तुम भूल जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक के भीतर डिसॉल्व्ड CO2 है, कार्बोनेटेड रहते हैं. जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं साउंड बाहर आता है, सारी गैस बाहर आ जाती है. यानी हाई प्रेशर पर पूरा गैस डिसॉल्व रहता है कोल्ड ड्रिंक्स में. ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है गैस इन लिक्विड के बारे में, मेनली वही फोकस है, गैस इन लिक्विड. सॉलिड लिक्विड भी उतना नहीं है. तो हम लोग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसमें एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है?
एवरी सॉलिड डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारा सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं कर सकता है, कुछ किसी में डिसॉल्व करता है, यानी दोनों का नेचर पर डिपेंड करता है कि सोल्यूट का नेचर क्या है और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। वापस बोलिए, सोल्यूबिलिटी, दो चीज को डिसॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर मैच होना चाहिए, यानी फर्स्ट फैक्टर तुम्हारे मुंह पे यहीं पे ही आ गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर मैं वो वाला वापस जो लिख रही थी, कहाँ गया मेरा वो, factors affecting solubility of solid in, देखो दो टाइप का पढ़ेंगे, इधर लिखते हैं सॉलिड इन लिक्विड और एक कौन सा पढ़ेंगे बाबू, गैस इन लिक्विड। दोनों में तीन तीन नेचर हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट फैक्टर जो रोल प्ले करता है, फर्स्ट फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये तो दोनों में इफेक्ट होना चाहिए, डू सेम पॉइंट, दोनों का नेचर पे इफेक्ट होना चाहिए। अब नेचर पे कैसा इफेक्ट है, दैट मीन्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक, like dissolves like का मतलब polar solute dissolves in polar solvent and non-polar solute dissolves in non-polar solvent, यानी दोनों का नेचर अगर अलग है, पोलर क्या कभी नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा, कभी भी सॉल्ट ऑयल में डिसॉल्व कर पाएगा, नो। कभी भी अगर एक नॉन पोलर है वो कभी वाटर में डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, ऑयल एंड पानी को भी हम कभी मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि नेचर दोनों का अलग है, ठीक है। और कभी कभी स्लाइटली सोल्यूबल जब वर्ड आता है यानी थोड़ा नेचर मैच किया है, तो ये सबसे पहले ये नेचर होना चाहिए, मैच होना चाहिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, फैक्टर नंबर 2, दिखाई दे रहा है, फैक्टर नंबर 2, टेम्परेचर। दोनों में टेम्परेचर तो भाई बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन पता है दोनों एकदम ऑपोजिट है टेम्परेचर। चीनी गर्म दूध में जल्दी डिसॉल्व करता है या ठंडे दूध में, यानी टेम्परेचर हाई, सोल्यूबिलिटी मोर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, टेम्परेचर हाई सोल्यूबिलिटी मोर, लेकिन यहां पता है ऑपोजिट है। एग्जांपल देती हूँ, मछलियां कभी देखो गर्म पानी में अच्छे से स्विम करती है, कभी सुना ही नहीं है, लेकिन ठंडा फ्रोजन लेक, पूरा बर्फ है लेक में, नीचे ठंडे पानी में स्विम कर रही है, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज इधर देखो पानी जितना गर्म होगा टेम्परेचर उतना बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन पानी में कम रहेगा, तो फिश को गर्म पानी में बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है क्योंकि सोल्यूबिलिटी कम है, ऑक्सीजन कम है गर्म पानी में। जबकि ठंडे पानी में क्या हुआ, ठंडे पानी में कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, फिश कंफर्टेबल रहेगा, एकदम आराम से स्विम करेगा। कंफर्टेबल रहेगा कि रहेगी पता नहीं, बट कंफर्टेबल होंगे वो लोग। तो इसमें क्या फैक्टर है, क्या लिखें, टेम्परेचर हाई, ग्रेटर द टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी हाई, सोल्यूबिलिटी हाई किसका, ब्रैकेट में कर देते हैं सॉलिड इन लिक्विड, लेकिन उसमें क्या होगा, टेम्परेचर हाई
सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, लो। एग्जाम्पल साथ में देना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल aquatic animals comfortable in which water? Comfortable in cold water. कोल्ड ड्रिंक, हाँ वेरी गुड। उसमें प्रेशर का भी रोल प्ले करता है और टेम्परेचर का भी। देखना कोल्ड ड्रिंक ठंडा ठंडा ही मजा आता है, ठंडा ठंडा जस्ट जब बॉटल खुलती है तब तब बहुत मजा आता है, जब उसमें बहुत गैस भरी हुई रहती है, सॉल्युबिलिटी हाई रहता है। लेकिन गर्म कोल्ड ड्रिंक में तो गैस धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। कौन पीता है गर्म कोल्ड ड्रिंक? देन वार्म वाटर। क्लियर? देख लो। इस सेम चीज को ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से भी समझा सकते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट को। अब वो आ गया ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, फिर दर्द आ गया 11 आते ही, 11 का नाम आते ही। सुनो, हाँ इधर देखो, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या आंसर आता है? सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन जब बन रहा है, कोई बता सकता है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक है? दो चीज जब मिलता है तो टेम्परेचर, वेरी गुड, हीट निकलेगा ही, कुछ तो हीट निकलेगा, यानी हीट प्लस हीट, यानी क्या रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक, यानी हीट निकल रहा है। अब सुनो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से समझा रही हूँ, ध्यान देना मेरे काम को। देखो, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन और हीट हो रहा है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर इसमें मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, इफ टेम्परेचर रेज्ड, टेम्परेचर अगर हाई कर दूं, तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है। एक तो हीट निकल रहा था, ऊपर से टेम्परेचर तुम बढ़ा दिया, तो वो बोलेगा भाई और हीट मत निकलो, वो हीट कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। तो हीट कंज्यूम किधर होगा? बैक जाके। तो अगर ये बैक जाने लगेगा, यानी सोल्यूशन टूट के सोल्यूट और सॉल्वेंट बनने लगेगा। अगर ये सोल्यूट और सॉल्वेंट बनने लगेगा, यानी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है। वापस बोल रही हूँ, हीट निकल रहा है, हीट निकल रहा है, अब इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, बढ़े हुए टेम्परेचर पर जिसका ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, उसमें तुम और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो वो सहन नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा हीट निकल रहा है, तो वो हीट को खत्म करने की कोशिश करेगा। अब हीट खत्म किधर होगा? बैक जाके। अगर ये बैक जाएगा, यानी सोल्यूशन तो टूटेगा ना। तो सोल्यूशन किस में टूट रहा है? सोल्यूट और सॉल्वेंट में, यानी सोल्यूबिलिटी कम हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी कम हो रही है, फिर ये टूट गया, मतलब सोल्यूबिलिटी कम हो गई, सिंपल सी बात है। मतलब ऑक्सीजन और पानी फिर अलग अलग होने लग गए, सोल्यूबिलिटी नहीं है। सोल्यूबिलिटी मतलब क्या? दोनों मिक्स होकर रहेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑक्सीजन और पानी फिर अलग होने लगेंगे। टेम्परेचर हाई, सोल्यूबिलिटी लेस, किस में? गैस इन लिक्विड। ये गैस इन लिक्विड का पॉइंट ही याद रखना, कभी कोई सॉलिड इन लिक्विड आज तक नहीं पूछता है। ओके फाइन, तो सोल्यूबिलिटी वाला इफेक्ट समझ आया।
टेम्परेचर। अब तीसरा फैक्टर जो घुमा देगी तुम लोगों को पूरा, तीसरा फैक्टर है थर्ड फैक्टर, थर्ड नंबर फैक्टर, दैट इज प्रेशर। प्रेशर सॉलिड एंड लिक्विड में प्रेशर का एक फूटा कोई फर्क नहीं है। जितना भी प्रेशर लगा दो सॉलिड लिक्विड में नहीं करेगा, डिसॉल्व तो नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तुम लोग बोले मैम बोले कि प्रेशर तो भयंकर वाला टॉपिक था, तो प्रेशर अगर भयंकर टॉपिक है उसमें, क्योंकि उसमें अभी पूरा बहुत कुछ आएगा। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल बाय प्रेशर्स, इसमें नो इफेक्ट। प्रेशर कितना भी दबाव डालो सॉलिड लिक्विड में नहीं डिसॉल्व करेगा। क्या तुम दबाव देके चीनी को क्या ज्यादा घोल सकते हो? चीनी तो इनकम्प्रेसिबल है, तो यहाँ पे क्यों कोई इफेक्ट नहीं है? बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल सॉलिड्स तो कंप्रेसिबल है ही नहीं, तो ये इफेक्ट कोई मतलब नहीं है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी का। लेकिन गैस इन लिक्विड में भाई प्रेशर का बहुत इफेक्ट है, क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। यानी अभी ये टॉपिक यहां से चालू होता है प्रेशर वाला। तो यहाँ पे प्रेशर इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, प्रेशर इफेक्ट को पढ़ेंगे हेनरीज लॉ, और इस लॉ से रिलेटेड बहुत कुछ। तो ये हेनरीज लॉ यहाँ से चालू हुआ, अब यही टॉपिक चलेगा। फैक्टर्स खत्म। तो 3 फैक्टर समझ आया, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर तो ऑपोजिट है दोनों में, और प्रेशर में एक का कोई इफेक्ट ही नहीं है सॉलिड लिक्विड का। गैस इन लिक्विड में प्रेशर का बहुत बड़ा मेजर रोल है, इसलिए तो हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है बोलो तो बाबू? हाँ, तो यहाँ पे डेल्टा एच लिख लो, तो डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक, यहाँ एक डेल्टा एच नेगेटिव। ठीक है, हेनरीज लॉ स्टार्ट करें। अब आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ पहले लॉ समझा देती हूँ, उसके बाद उससे फॉर्मूला समझाती हूँ, फिर लॉ का फॉर्मूला से उसका बाद उसका ग्राफ समझाती हूँ, फिर उसके बाद उसका कांस्टेंट का मीनिंग समझाती हूँ, उस कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है वो समझाऊंगी, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, फिर न्यूमेरिकल। तो हेनरीज लॉ लॉ क्या है? हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ तो कर ही सकते हो, लॉ का सब कुछ। देखो हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल तो इसमें 2-3 है जो इंपॉर्टेंट है, वो करने पड़ेंगे। इधर देखो बाबू, बॉटल देना एक। हेनरीज लॉ बोल रहा है कि एक लिक्विड के ऊपर क्या है? गैस। मान लो ये कोल्ड ड्रिंक है और ऊपर गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे इस कार्बन डाइऑक्साइड को कोल्ड ड्रिंक के भीतर दबा के भरना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा ऊपर? प्रेशर। ओ अच्छा, इस बॉटल को ऊपर गैस है, इस गैस में मुझे दबाना है, तो आई हैव टू अप्लाई प्रेशर। कैसा प्रेशर अप्लाई करेंगे? पिस्टन से मान लो हम प्रेशर दबा रहे हैं, प्रेशर लगा रही हूं, क्या बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? गैस। किसके भीतर गैस बढ़ रहा है? लिक्विड के भीतर। यानी गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है लिक्विड्स में। ग्रेटर द प्रेशर मोर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ग्रेटर इज द प्रेशर, प्रेशर कहां से दे रही हूं? गैस का प्रेशर दे रही हूं कि लिक्विड को प्रेशर दे रही हूं? गैस को। तो प्रेशर अप्लाइड किसको? टू द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये इजी, इसका कोई
न्यूमेरिकल इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। तो फर्स्ट लॉ में क्या बता रहा है, प्रेशर जो हम लोग लगा रहे हैं, प्रेशर किसका बाबू, गैस का जो प्रेशर लगा रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी किसमें, इन लिक्विड। हम जितना प्रेशर लगाएंगे, हम तो प्रेशर इफेक्ट ही पढ़ रहे हैं, हायर द प्रेशर ग्रेटर द प्रेशर गिवन फ्रॉम द गैस साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उतना ज्यादा गैस जाके पानी में डिसॉल्व करेगा, उतना अंदर जाएगा। मैं प्रेशर नहीं लगाऊं तो गैस सब बाहर आ जाएगा। अब सुनो, इसी को हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी हाई है तो सॉल्युबिलिटी हाई का मतलब देखो तिवारी, सॉल्युबिलिटी अगर हाई है उसका मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है लिक्विड में, बहुत ज्यादा सॉल्यूबल है, यानी गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी हाई। यानी अगर मैं प्रेशर ज्यादा करके दूं, प्रेशर कैसा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर, किसका पार्शियल प्रेशर, गैस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, गैस का, किसके भीतर, लिक्विड के भीतर। पूरा चीज को क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बनता रह रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन या इन द लिक्विड, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये दोनों लॉ को तुम लोग खुद से बताओ। पहला क्या बोल रहा है, प्रेशर जितना ज्यादा देंगे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, किसकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, गैस इन लिक्विड की। प्रेशर जितना ज्यादा देंगे मोल फ्रैक्शन बढ़ता रहेगा, किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, गैस का, किसके भीतर, लिक्विड के भीतर। यानी इससे क्या फॉर्मूला से सम्स क्या बनेंगे बाबू, P डायरेक्ट, इधर देखो फॉर्मूला, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, X, मोल फ्रैक्शन किसका, गैस का। इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो P इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं KH। KH क्या है, KH is Henry's law constant. What is P? Partial pressure of the gas. What is X है, X gas? Yes. So P is, what is this P? P denotes here partial pressure of the gas. Partial pressure of the gas. What is X denotes here? Mole fraction of gas. And what does KH denotes here? Henry's law constant. अब ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि एकदम ये फिक्स वैल्यू है। ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होता है, गैस टू गैस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, हम किसको किस में डिसॉल्व किए उस पर KH का वैल्यू डिपेंड करता है। अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है तो KH का वैल्यू फिक्स है। तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सोल्यूट सॉल्वेंट, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑल्सो। तो KH के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप इससे रिलेटेड देखो क्या करेंगे, सबसे पहले P और X का एक ग्राफ करते हैं। क्या बाबू, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा। दिखाई दे रहा है ग्राफ, क्या वर्सेस क्या हम लोग करेंगे, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या क्या है, हाइपरबोलिक है, क्या ग्राफ है, नेचर P और X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है। P और X कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। स्लोप क्या है, KH, इंटरसेप्ट क्या है, 0। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़े हो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y एक्सिस में ये है P और x एक्सिस में है x, तो इंटरसेप्ट तो है ही नहीं यानी 0, यानी ओरिजिन से पास होगा। और स्लोप क्या है, m, यानी KH है इसका स्लोप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
ठीक है, लिख लो, बना लो। अब देखो हेनरीज लॉ के से यहाँ पे KH का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ KH का यूनिट अगर करेंगे तो फॉर्मूला क्या था हेनरीज लॉ का दीक्षा, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, तो P बाई एक्स इज इक्वल्स टू KH। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ATM, बार, टॉर, पास्कल, कुछ भी हो सकता है, एंड मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, तो P का जो यूनिट होगा वही KH का यूनिट होगा, यानी KH हैज सेम यूनिट दैट ऑफ प्रेशर। वापस बोल रही हूँ, इसका यूनिट में क्या होगा, P का जो यूनिट होगा वही, क्योंकि X इज मोल, यस, तो दिस इज यूनिटलेस, और इसका क्या है, तो KH हैज सेम यूनिट एज ऑफ प्रेशर, तो वो क्या क्या हो सकता है यूनिट, ब्रैकेट में कर सकती हूँ ATM, बार, टॉर, पास्कल, ATM और पास्कल का मैं ये दे देती हूँ। वन ATM इज इक्वल्स टू कितना होता है, 101,325 पास्कल। ये एक सम में लगेगा तुम लोग को, तो लिख लो 1 ATM इक्वल्स टू 101,325 पास्कल। तो इसका यूनिट समझ आया, लॉ समझ आया। अब KH किस किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग KH किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर डिपेंड करता है नेचर ऑफ सल्यूट यानी गैस, एंड सॉल्वेंट यानी लिक्विड, नेचर पे डिपेंड करेगा दोनों का। नंबर 2, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर हाई KH वैल्यू दिखेगा हाई, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम लोग एक डिटेल स्टडी करेंगे अभी एक, कि टेम्परेचर मान लो 293 है तो KH का वैल्यू मान लो वैल्यू 1 है, अगर 313 हो गया तो 1 से ऊपर चला गया, टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है KH का वैल्यू बढ़ रहा है। और बताओ तो टेम्परेचर बढ़ते ही सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैस इन लिक्विड की कम होती है, यानी KH का वैल्यू बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो थर्ड, KH का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी उतनी कम क्या हो जाएगी, KH का वैल्यू हाई कॉमा सॉल्युबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी उतनी लो हो जाएगी। तो टेम्परेचर हाई KH हाई सॉल्युबिलिटी लो of that gas in liquid. Write down. अब इस हेनरीज लॉ के कुछ लिमिटेशन है, कुछ बैरियर है, उसके बियॉन्ड ये लॉ फॉलो नहीं करता, तो वो क्या है, लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सबसे पहला प्रॉब्लम, ये उस गैस की हम बात नहीं कर रहे हैं जो गैस लिक्विड में जाके रिएक्ट करने बैठ जाता है, यानी हम नॉन रिएक्टिंग गैस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी सुने ऑक्सीजन पानी में मिलने से ऑक्सीजन रिएक्शन करने लग गया, वो रिएक्ट नहीं करता,
लेकिन अगर मैं HCl गैस को अगर पानी में डिजोल्व करूं, HCl टूट जाएगा H+Cl- में। एमोनिया को अगर कोई गैस लिक्विड में डालूं, एमोनिएटेड वाटर रिएक्ट कर लेगा। तो गैस शुड बी नॉन रिएक्टिव, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद दैट लिक्विड। तो फर्स्ट, हाँ नॉर्मल गैसेस तो अब चलेगा ही चलेगा एकदम। तो पहला क्या है, गैसेस शुड नॉट रिएक्ट विथ किसके संग, लिक्विड्स यानी सॉल्वेंट्स के संग। नंबर 2, गैस लिक्विड के भीतर जाके डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो जाए, यानी गैस लिक्विड्स के भीतर जाके टूट ना जाए। फॉर एग्जाम्पल O2 क्या पानी में मीटर डालने से टूट जाता है O+O? नो, नेवर। लेकिन HCl गैस को पानी में डालने से H और Cl में डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब वो कंपाउंड से एलिमेंट में ना, हाँ, मतलब वो कंपाउंड से ना तो वो टूटते, ना वो किसी के साथ जुड़े, ना डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो। तो गैसेस शुड नॉट अंडरगो what? Dissociation और एसोसिएशन। ना तो डिसोसिएशन हो ना तो एसोसिएशन। और ये लॉ बहुत बार डिसोबे करता है, बहुत हाई प्रेशर पर, वेरी हाई प्रेशर वेरी लो टेम्परेचर पर कभी कभी डिसोबे करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम नहीं लिखेंगे, इसी में बोल दे रही हूँ। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसका, लिमिटेशन का। अब आ जाता है नेक्स्ट इसी का ही, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। 3 इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो देखो हेनरीज लॉ था एक, हेनरीज लॉ से उसका एक फॉर्मूला बना, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। लॉ से क्या आया, ग्राफ से, और क्या आया उसका कांस्टेंट का फैक्टर्स, KH का क्या क्या फैक्टर, और क्या क्या था इस पे, लिमिटेशंस था। अब इसका एप्लीकेशन, 3 इसका एप्लीकेशन, तीनों एप्लीकेशन याद हो जाएंगे। देखो क्या है, पहला एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक का, दूसरा एप्लीकेशन है माउंटेन्स का, तीसरा एप्लीकेशन है स्कूबा डाइविंग, नीचे जाएंगे, एक बार ऊपर जाएंगे एक बार नीचे जाएंगे, एक बार कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। ठीक है ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ चले, कोल्ड ड्रिंक पिए कि ऊपर चलें कि नीचे जाएं? कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीते। तो चलो लेट्स ओपन द seal of the bottle. So here Henry's law is applied. कैसे देखो, bottles, cold drink bottle और carbonated beverages are sealed under high pressure. सबको हाई प्रेशर में बंद करके धूम करके पैक करके रख दिया जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर में सील करने से क्या होता है, गैसेस सबसे ज्यादा सोल्यूबल होती है। हेनरीज लॉ यही तो बोलता है ना, प्रेशर मोर सोल्यूबिलिटी मोर। So why the gas bottles are sealed under high pressure? To increase the solubility of the gases, carbon dioxide in the liquids. So why soft drink, cold drink bottles are sealed under high pressure? To increase solubility of carbon dioxide in that cold drink or liquid. उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए हाई प्रेशर में बंद करके रख देते, ठंडे में एकदम अच्छा सा गैस मेंटेन होता है, बढ़ेगा। इसलिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक लाके हम लोग भी फ्रिज में रख देते हैं ठंडा ठंडा। इस बात पर एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए ब्लिंकिट करते हम लोग। कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ब्लैक? अच्छा, पहला एप्लीकेशन तो मैं लिख देती हूँ, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स और कार्बोनेटेड बेवरेजेस आर सील्ड अंडर, सोडा बॉटल भी शायद हाई प्रेशर में सील रहता है क्या, तो उसमें तो पूरा ही CO2 होता है।
are sealed under high pressure. नंबर 2, अब माउंटेन्स में जाने की बारी आ गई। अब सुनो माउंटेन्स। कभी भी कोई ट्रैकिंग पे या फिर हाई माउंटेन्स में कभी गए हो ट्रैकिंग? कहाँ? गैंगटॉक। अच्छा, गैंगटॉक में कहाँ गए हो? गैंगटॉक से वहां से कोई नथुला पास या कहीं गए होंगे, तो वहाँ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा बहुत? हाँ, देखना ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, या फिर सपोज हो रहा था। वैष्णो देवी की जब हम ऊपर चढ़ते हैं उधर बहुत होता है। तो देखो ऐसे क्यों होता है कि हम जब माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं या जब ऊपर चढ़ते हैं तो हमको बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बहुत अनईजी फील होने लग जाता है। क्योंकि मैं जितना ऊपर जाऊंगी, जितना मैं हाई हिल्स में जाऊंगी, जितना ऊपर जाते हैं टेम्परेचर तो ठंडा होता रहता है और प्रेशर कम होता रहता है। यानी प्रेशर बहुत कम होता रहता है, बहुत कम, बहुत कम। अब लो प्रेशर, हिंडीज लॉ लगाएंगे क्लास 12 वाले तो, प्रेशर कम, सोल्यूबिलिटी कम, किसकी? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की। यानी प्रेशर कम, हमारे ब्लड से ऑक्सीजन छोड़ने लगता है। हमारा ब्लड में ऑक्सीजन कम होने लगता है, यानी बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लग गया तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। अजीब टाइप का, मतलब नोज ब्लीडिंग भी होने लग जाता है, चक्कर चक्कर आने लग जाते हैं, मेमोरी लॉस होने लग जाता है, ऐसा टाइप का। क्योंकि ऑक्सीजन जहां कम होगा वहां प्रॉब्लम होने लग जाएगा, ब्रेन में भी इफेक्ट कर देता है। तो प्रेशर कम तो क्या चीज कम होगा प्रगति? सोल्यूबिलिटी कम होगा। क्या चीज का सोल्यूबिलिटी कम होगा? ऑक्सीजन इन ब्लड। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का नाम क्या है? एनॉक्सिया। नाम याद रखना पड़ेगा, एनॉक्सिया। तो ड्यूरिंग माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेनर्स climbing, pressure decreases at high altitude, pressure decreases, which results in low solubility of oxygen in blood. During mountain climbing, pressure decreases at high altitude, so solubility of oxygen in blood decreases according to Henry's law. तो उसके वजह से क्या होता है? A problem arises called anoxia, where vomiting, nose bleeding, breathing problem, these all are symptoms. अब चलो स्कूबा डाइविंग करने नीचे। किए हो कभी कोई स्कूबा डाइविंग? मैंने कभी नहीं किया। तो कर तो देखो स्कूबा डाइविंग में भी ऐसे पहले फॉर्म फिलअप होता है कि हम मेडिकली फिट है, साइन करो, फिर एक एक करके वो गाइड लेके जाते हैं, हम अकेले नहीं अलाउड है। तो नीचे जब जाते हैं, तो अब नीचे जब जाएंगे तो क्या होगा? उल्टा कर दो इफेक्ट इसका। स्कूबा डाइवर्स, प्रेशर क्या होगा? बहुत ज्यादा। अब मैं अचानक से नीचे जा रही हूँ, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ते ही मेरी बॉडी में सब गैसेस बढ़ती जा रही है। हाई, मतलब जितना नीचे जा रहे हैं, डेप्थ बढ़ रहा है, तो गैसेस इन आवर ब्लड इंक्रीजेस। लेकिन हम हर समय तो नीचे नहीं रह सकते, हम तो फिर सरफेस पे अचानक से आते ही हैं। तो अचानक से जो सरफेस पे आते हैं, फिर हमारे बॉडी से गैसेस छोड़ने लगता है, ब्लड से ऑक्सीजन बाहर आने लगता है। तो ये अचानक से जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, फिर ब्लड में कम कॉन्सेंट्रेशन है गैसेस का, इसकी वजह से हमारा ब्लड कैपिलरी सहन नहीं कर सकता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ब्लड कैपिलरीज फट जाती है, और फट के आंसर आता है बेंड्स, उसको बोलते हैं बेंड्स प्रॉब्लम आ गया। जो ब्लड कैपिलरीज ब्लास्ट, लीकेज हो सकती है। तो यहाँ नीचे क्या होता है? प्रेशर हाई होने से, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर हाई होने से, हाई सोल्यूबिलिटी लिखने से नहीं होगा, फिर लिखना पड़ेगा when the diver comes to the surface of water, again the pressure decreases, thus results in the low concentration of gases. So this change in concentration results in
बेंड्स, मैं दिखा दे रही हूँ एनसीईआरटी का पॉइंट। तो तुम लोग सिर्फ बेंड्स बोल के ये वाला स्टार मार्क करो, पूरा पैराग्राफ अल्टीमेटली तुम लोग को एनसीईआरटी से रीड करके ही जाना पड़ेगा या नोट से रीड करना। तो चलो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आ गई है। तो देखो क्लास 12 वाले इसमें हेनरीज लॉ लगाओ, ये तो अब ओपन ही नहीं हो रहा है बॉटल का सील। तो ये इतना हाई प्रेशर पर क्यों बंद रहता है? व्हाई दिस इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर? टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक, सो इट इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। कौन सा लॉ अप्लाई किए हम लोग? हेनरीज लॉ। खुला ही नहीं है क्या? तो ये 3 एप्लीकेशन किसका हुआ है? हेनरीज लॉ का हुआ। तो अब हेनरीज लॉ को हम लोग पूरा एकदम स्टडी करते हैं एनसीईआरटी बुक से। तो एनसीईआरटी बुक से हम लोग एक बार इसको गो थ्रू करेंगे, हेनरीज लॉ को। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, ये रहा आ गया हेनरीज लॉ। देखो सबसे पहले ये हेनरीज लॉ, इधर आ जाओ, इधर देखो हेनरीज लॉ। बोले तो इस डायग्राम से अगर मैं देखने की कोशिश करूं, दोनों में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, बता सकते हो? यस, लो प्रेशर हाई प्रेशर। यहाँ 3 पिस्टन से लग रहा है, वहां एक ही पिस्टन से लग रहा है। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो क्या बढ़ गया? देखो तो बाबू, किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई? गैस की। ये जो डॉट डॉट है वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यानी क्या बढ़ा? मोल फ्रैक्शन बढ़ा लिक्विड में। तो ये लॉ पढ़ो, हेनरीज लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अभी पढ़े थे सॉल्युबिलिटी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड। और जो मेन इंपॉर्टेंट लॉ है वो है ये रहा, दिस लॉ इज स्टेटेड एज, नीचे वाला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इन वेपर फेज, प्रेशर कहां से दे रहे हैं? वेपर फेज से दे रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस के मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन द सॉल्यूशन। तो ये इसका P is equals to KH into X। अब KH क्या है? KH क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इफ वी ड्रॉ P वर्सेस X, अभी हम लोग देखे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू, यानी डिफरेंट KH किसी किसी पे डिपेंड करता है। तो KH किस पे डिपेंड करता है? हम लोगों ने अभी देखा, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। अभी हमने देखा KH हाई, टेम्परेचर हाई, सॉल्युबिलिटी लो। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH, KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, यानी इसको एक उससे भी हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। पेज 11, पेज 12 देखो, इस टेबल को स्टडी करो। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, टेम्परेचर है हीलियम, नाइट्रोजन 293 केल्विन पर भी है, 303 केल्विन पर भी है। 293 पर 76 वैल्यू है KH का, 303 पर 88 वैल्यू है KH का किलो बार, यानी टेम्परेचर बढ़ा देने से KH का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का ही सारा बताया गया है। इंक्रीज इन टेम्परेचर decreases the temperature. It is due to reason aquatic species are more comfortable in cold water. तो temperature high, KH high, solubility low. तो aquatic animals are uncomfortable in warm water. Temperature high, solubility low. क्योंकि टेम्परेचर के साथ तो solubility का इफेक्ट है ही है। अब आ जाओ इधर, एप्लीकेशन। सबसे पहला कोल्ड ड्रिंक जो आज हम लोग देखे, टू इंक्रीज द solubility of CO2 in soft drink, बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। CO2 को बढ़ाने के लिए वो हाई प्रेशर में हम सील करते हैं उसको। दूसरा, स्कूबा डाइवर, स्कूबा डाइवर मस्ट कोप विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस while breathing air at high pressure underwater. Increased pressure increases the atmospheric gases. जितना प्रेशर हाई होगा एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारी बॉडी में भरता रहेगा। इन ब्लड, when the divers come to the surface, अब डाइवर जब सरफेस पे आ रहा है, the pressure decreases,
दिस रिलीजेस द गैसेस फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से अब फिर से बाहर आने लग गया, leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This blocks capillaries and create a medical condition known as bends, which are painful and dangerous to life. तो ये पूरा स्कूबा डाइवर्स का आंसर लिखना पड़ेगा, और ये एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन, टू अवॉइड बेंड्स क्या कर सकते हैं, टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम, टैंक को यूज कर सकते हैं हम लोग स्कूबा डाइविंग करते वक्त। देखियो कभी वो लोग टैंक फैंक नीचे लेके जाते हैं। एट हाई ऑल्टीट्यूड, अब ऊपर चढ़ो, पार्शियल प्रेशर कम हो गया, दिस लीड्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन कम हो गया, टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड, लो ब्लड कॉजेस क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनएबल टू थिंक प्रॉपरली, नोन एज एनॉक्सिया। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इफेक्ट को लास्ट में दिया हमने, तो पहले ही स्टडी कर लिया था। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट था बाबू, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, वेरी गुड, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से भी पढ़े थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड अगर जाएगा तो सोल्यूट सॉल्वेंट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, solubility decrease होता है। When dissolved gas molecules are present in liquid phase and the process of dissolution can be considered similar to condensation and heat evolve in the process. We have learned in last section dissolution process involve dynamic equilibrium. As dissolution is an exothermic process, dissolution मतलब घुलना, घुलना is an exothermic process. Solubility should decrease with increase in temperature. यानी पूरा क्लियरली यहाँ पे समझाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी नहीं बता पा रहे हैं लोग। Dissolution is an exothermic process, so heat is released in this process. Now according to Le-Chatelier's principle, if we increase the temperature, the equilibrium will shift back, opposite होगा dissolution के, the solution will break down into gas and liquid, solubility decreases. तो हम, मैं जैसे पूरा इक्वेशन समझाई हूँ वैसा लिख के समझा देना, पूरा क्लियर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका सम, हेनरीज लॉ का लास्ट का सम, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सम से 1.7। अच्छा, हेनरीज लॉ का हम लोगों ने लॉ कंप्लीट, लॉ लिखे हो तुम लोग, नहीं ना, हेनरीज लॉ स्टेटमेंट, पहले सम कर लो फिर लॉ लिख लो, नहीं तो ये खुला हुआ कि लॉ लिखोगे पहले, पेज 9 है लगता है लॉ का, ये रहा, राइट डाउन दिस लॉ। ओके, दिस सम 1.7 मैं बस एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद करना तुम ही लोग को है। देखो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10⁸, तो KH का वैल्यू दिया हुआ है, थोड़ा मोटा पेन चाहिए, KH गिवन हाउ मच, 1.67 into 10⁸ पास्कल, टेम्परेचर गिवन, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 यानी गिवन मास ऑफ CO2, क्वांटिटी मतलब गिवन मास, यानी गिवन मास पूछा है, W पूछा है, W पूछा है CO2 का, 500 ml सोडा वाटर यानी वॉल्यूम दिया हुआ है पानी का, वॉल्यूम ऑफ वाटर हाउ मच, 500 ml, पैक्ड अंडर प्रेशर 2.5 ATM प्रेशर, तो प्रेशर कितना है 2.5 ATM, तो इतना कुछ अगर मैं अगर प्लेन कुछ में लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम लोग थोड़ा चेक कर लो क्या क्या है, लिखूं प्रेशर कितना था, बस अब सब एक दूसरे को देखो, प्रेशर कितना था, नहीं नहीं नहीं, प्रेशर 1.5 ATM था ना, 2.5 श्योर, 2.5 प्रेशर है 2.5 ATM। अच्छा, KH का वैल्यू कितना है, पास्कल,
अच्छा, मुझे गिवन मास पूछा है सर CO2 का, गिवन मास किसका? CO2 का, ऑफ CO2 क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया हुआ है? एक वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम दिया हुआ है? ऑफ वाटर 500 ml। अब सुनो बाबू, मैं एक आउटलाइन बता दे रही हूँ इस सम को। वी नो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला बोलो, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स ऑफ CO2। P कितना है? 2.5। अब मुझे बताओ, P ATM में है और KH पैस्कल में है, मैचिंग होगा? कर पाएंगे? या तो ATM को पैस्कल में लेके जाओ या तो पैस्कल में ATM में लेके जाओ। तो मैं अभी बताई थी 1 ATM इज इक्वल टू, देखो लिखाई हूँ 101325 पैस्कल, तो इंटू 101325 कर दो, तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? पैस्कल में कन्वर्ट हो गया। तो प्रेशर की जगह मैं क्या पुट करूंगी? 2.5 इंटू 101325 इज इक्वल्स टू, KH का वैल्यू है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ जाएगा यहां से। तो दोनों को मैं अगर डिवाइड कर देती हूँ तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 101325 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। इससे क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन आज ही हम लोग किए थे। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन बाबू? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन नीचे देखो, हम लोग इसमें नीचे वाले पार्ट में सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देना, मोल्स को। सॉल्वेंट काफी ज्यादा क्वांटिटी में है तो सॉल्यूट इस टाइम नेग्लेक्ट करना। तो बताओ, मोल फ्रैक्शन आने के बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सॉल्यूट का नेग्लेक्ट कर दें। हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ये नेग्लेक्ट कर देना, 0। जब तुम लोगों का सम्स बहुत, ये लोग क्या करते हैं ज्यादातर, सम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड जब लगता है कि बहुत कुछ, तब नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में तो पकड़ोगे तो एक्यूरेट आंसर आता है, बट ये एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है CBSE में। तो अब बताओ, x ऑफ CO2 क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा? गिवन मास ऑफ CO2 बाई मोलर मास ऑफ CO2 बाई गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर। बोलो तो CO2 का मोलर मास कितना होता है? 12 प्लस 32 44। तो यहाँ ब्रैकेट में कर देती हूँ 44 ग्राम पर मोल। H2O का मास पता है? मोलर मास, वेरी गुड, 2 प्लस 16, ये है 18। ये तो पूछा है मुझे। बोल सकते हो पानी का गिवन मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? पानी का तो सिर्फ वॉल्यूम दिया हुआ है। दिमाग, यस, पानी का जो वॉल्यूम है वही उसका मास है, क्योंकि पानी का डेंसिटी तो 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, जिसका डेंसिटी अगर 1 होगा उसका मास और वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं होगा? तो वॉल्यूम अगर 500 ml है तो मास 500 ग्राम होगा, मास 500 ग्राम होगा। तो मास कितना होगा पानी का? 500। तो ये करने से गिवन मास आ जाएगा। पहले x निकालो, फिर ये वाला फॉर्मूला से ये पकड़ के करो, ये करके फिर यहां तक एकदम सॉलिड प्रैक्टिस करना है। कम से कम 4 या 5 सम हेनरीज लॉ का, पूरा हेनरीज लॉ फिनिश करना है।